हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट क्लास, जिसका टॉपिक होने वाला है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। और इससे पहले वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो पूरा फुल प्लेलिस्ट बना हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री का, आप लोग जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ द वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स चुने वाले जो पहले भारतीय थे वो भी दादा भाई नौरोजी ही थे। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर किसे चुना गया था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को लिबरल पार्टी का टिकट कब दिया गया? 1892 में। दादा भाई नौरोजी 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर किस पद का चुनाव किया गया था? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स चुने गए थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एसएससी हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन जरूर ही आता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी ने ही पुस्तक को लिखी थी। इसका नाम था पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स नामक एक विद्वान थे, कार्ल मार्क्स। उन्होंने कहा था कि भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है वो घिनौनी है। कार्ल मार्क्स ने भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति को घिनौनी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे। इंडिया टुडे के लेखक कौन है? रजनी पामदत्त। इंडिया टुडे के लेखक कौन है? रजनी पामदत्त। इंडिया टुडे के लेखक है रजनी पामदत्त और ये एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की सबसे श्रेष्ठ पुस्तक है इंडिया टुडे। इंडिया टुडे के लेखक है रजनी पामदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ऑफ इंडिया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ऑफ इंडिया जो है टिस्को, टाटा टिस्को, वर्ष 1907 में स्थापना किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था 1907 में टिस्को की स्थापना? 1907 में टिस्को की स्थापना जे.एन. टाटा के द्वारा किया गया था। 1907 में टिस्को की स्थापना जे.एन. टाटा के द्वारा किया गया था। कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी और ये कुटीर उद्योग के विकास के लिए इसकी स्थापना किया गया था। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री कावसजी डावर के द्वारा स्थापित किया गया था। 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी जो कि एक सूती वस्त्र की कंपनी थी, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी कावसजी डावर के द्वारा बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की स्थापना 1854 में किया गया था। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? सेरामपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। प्रथम जूट मिल 1855 में स्थापित किया गया था। प्रथम जूट मिल 1855 में सेरामपुर में स्थापित किया गया था।
प्रथम जूट मिल 1855 में श्रीरामपुर के पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम चाय बागान 1833 में स्थापित किया गया था। प्रथम चाय बागान 1833 में स्थापित किया गया था। प्रथम जूट मिल श्रीरामपुर 1855 में स्थापित किया गया था। प्रथम चाय बागान 1833 में स्थापित किया गया था। प्रसिद्ध इतिहासकार के एम पणिक्कर ने 1765 से 72 के काल को डाकू का राज कहा है। के एम पणिक्कर ने 1765 से 72 के काल को डाकुओं का राज कहा है। के एम पणिक्कर ने, जो कि एक इतिहासकार थे, के एम पणिक्कर ने 1765 से 72 के काल को डाकुओं का राज कहा है। प्रमुख कृषि पद्धति की यदि बात करें तो तिनकठिया प्रथा जो था, इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण, बिहार के चंपारण के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। यानी कि किसी के पास यदि 20 कट्ठा जमीन था तो उसमें से 3 कट्ठे के पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे तिनकठिया प्रणाली कहा गया था। ददनी प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों और शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन लेते थे। ददनी प्रथा में ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन लिया जाता था, जिसे ददनी प्रथा कहा गया। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने इजारेदारी प्रथा यानी कि फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। फार्मिंग सिस्टम इजारेदारी प्रथा की शुरुआत वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी, जो कि भू राजस्व की वसूली के लिए किया जाता था। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक चार्ट दिखाया गया है, इसमें ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था को दिखाई गई है। तो उस समय ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था 3 प्रकार की होती थी: अस्थाई बंदोबस्त या फिर जमींदारी बंदोबस्त, रैयतबाड़ी प्रथा और महालबाड़ी प्रथा। अस्थाई बंदोबस्त, रैयतबाड़ी प्रथा, महालबाड़ी प्रथा। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लगाया गया था। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। रैयतबाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में लागू किया गया था। रैयतबाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में लागू किया गया था। महालबाड़ी व्यवस्था होल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में लागू किया गया था। महालबाड़ी व्यवस्था होल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में था। इससे समस्त ब्रिटिश भारत का 19% हिस्सा इसके अंतर्गत में आता था। भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदारों को हुआ करती थी, जिसे राजहड़प नीति भी कहा गया है। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार को थी। रैयतबाड़ी व्यवस्था की बात करें तो टॉमस मुनरो 1820 में इस व्यवस्था को लाता है, जिससे बम्बई, मद्रास और असम ग्रसित था। इसमें समस्त ब्रिटिश भारत का 51% का हिस्सा था। इसमें भूमि का मालिक किसान हुआ करता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान को की थी, और उस समय कर की दर जो थी वो थी 33% से 55% टैक्स जो है वो ब्रिटिश को दिया जाता था रैयतबाड़ी व्यवस्था में। महालबाड़ी व्यवस्था की बात करें तो इसे होल्ट मैकेंजी लाता है 1822 में। महालबाड़ी व्यवस्था होल्ट मैकेंजी 1822 में लाता है। इससे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब ग्रसित होता है। समस्त ब्रिटिश भारत का 30% का इस पर हिस्सा था। भूमि पर गांव का अधिकार था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेवारी समस्त गांव के मुखियाओं की थी, और कर की दर जो थी वो लगभग 60% तक की थी। इसके अलावा इन कारणों से प्रभाव जो पड़ा, पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हुआ, कृषकों की दरिद्रता बढ़ी, कृषि में ठहराव तथा अवनति बढ़ी, पुराने जमींदारों
का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय हुआ और कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू होती थी। सबसे ज्यादा ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू होने वाली भू राजस्व व्यवस्था जो थी वो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू होने वाली भू राजस्व व्यवस्था जो थी वो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। अस्थायी बंदोबस्त की यदि बात करें तो अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित है। अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित है। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बम्बई से ठाणे तक प्रथम रेल चली थी। प्रथम रेल डलहौजी के कारण 1853 में चली थी। प्रथम रेल जो है भारत में 1853 में चली थी डलहौजी के कारण, और यह बम्बई से ठाणे तक चली थी। इसी के साथ हमारा आज का यह चैप्टर होता है समाप्त। नेक्स्ट जो है 1857 की क्रांति, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक मॉडर्नाइजेशन करेगा, उसे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।